2014 में नरेंद्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने एक ब्लॉग लिखा था। उसकी हेडिंग मुझे अभी तक याद है। वो कुछ इस तरह से थी कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे नाकाम और सबसे बदनाम प्रधानमंत्री होंगे, साबित होंगे। वो चीज़ें अगर आज की तारीख में हम देखें, इस वक्त हम देखें, तो पूरी तरह से साबित हो रही हैं। ऐसा लिखने के लिए क्योंकि उस वक्त 2014 में मई के महीने में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और ये मई जून के महीने में वो ब्लॉग लिखा था तीसरी जंग में। अगर वो मिला तो हम कंटेंट नीचे कमेंट बॉक्स में उसको शेयर करेंगे, अगर वो ब्लॉग उस वक्त का मिल जाता है तो। ऐसा क्यों लिखा था, उसकी कई सारी वजह हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले आरएसएस में संगठन मंत्री का काम देखते थे। उनके जिम्मे जो काम था वो ये था कि आरएसएस के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उनकी देखरेख करना, उनकी सभाएं होती हैं उसमें पंडाल लगना है, कुर्सी मेज लगना है और बंदोबस्त है, खाने का बंदोबस्त है, कार्यक्रमों के लिए पैसे का बंदोबस्त है। ये तमाम चीज़ें संगठन मंत्री के हैसियत से नरेंद्र मोदी साहब देखते थे। अचानक से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे उनको हटाया गया और उनको हटाने के बाद आरएसएस ने अपने संगठन मंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त करवा दिया। तो जो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे वो अपनी किसी काबिलियत की वजह से नहीं बने थे, बल्कि आरएसएस का संगठन मंत्री और आरएसएस से उनकी नज़दीकियों की वजह से बनाए गए थे। अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ही महीनों के अंदर गुजरात में सन 2002 के दंगे हो जाते हैं। सन 2002 के दंगों में जो मुख्य भूमिका थी वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की थी और आरएसएस ने उसको पूरा कहना चाहिए डायरेक्शन उनका था। नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, गुजरात के दंगों में प्रशासन को किसी तरह से सख्ती नहीं की और वो खामोश होकर के तमाशा देखते रहे। हरेन पांड्या के निर्देशन में सारा काम नीचे का चल रहा था। हरेन पांड्या उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे। गुजरात दंगों में जो कुछ हुआ वो सब कुछ उसमें खुली छूट दी गई थी। प्रशासन को कुछ काम न करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे कि जो हो रहा है होने दिया जाए। और मोदी साहब ने उसके बाद किसी तरह का कोई बयान वगैरह नहीं दिया और वो बिल्कुल खामोश होकर के रहे। वो अपने इर्द गिर्द एक रहस्यमय जो ढांचा होता है, तंत्र होता है, उसको खड़ा कर लिया उन्होंने और उस तंत्र के ज़रिए उन्होंने अपने आप को गुजरात में एक ताकतवर व्यक्ति के तौर पे प्रदर्शित किया। आरएसएस में संगठन मंत्री रहते हुए मोदी साहब को कौन लोग हैं जो संघ को और बीजेपी को चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, सबकी जानकारी मिल चुकी थी। अब जब वो मुख्यमंत्री बने और जब दोबारा से चुनाव हुए, गुजरात दंगों को उसमें बनाया गया और फिर से एक मेजोरिटी के साथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए, तो उन्होंने जो कारोबारी लोग थे उनको गुजरात में इनवाइट किया, उनसे पैसे लगवाए कि आप आइए यहाँ पर कारोबार कीजिए और सरकार की तरफ से आपको तमाम तरह की सहूलतें मिलती रहेंगी। बहुत सारे लोगों ने, जो गुजरात के लोग थे, उन्होंने गुजरात के अंदर इन्वेस्ट किया। बाहर के लोगों ने, जो गुजरात के कारोबारी थे, उन्होंने भी वहाँ पर जाकर के दोबारा से इन्वेस्ट किया। जो मुंबई वगैरह में, महाराष्ट्र में कारोबार करते हैं गुजरात के लोग,
उन्होंने बड़े स्तर पर गुजरात में इन्वेस्ट किया। अब ये जो इन्वेस्टर थे वो मोदी साहब के निजी फाइनेंसर की ऐसे से काम भी करने लगे। आगे चल के जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के चीज़ें चल रही थी और जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, तो आरएसएस ने अन्ना के आंदोलन को खड़ा किया। और वो पूरी एक हिस्ट्री है किस तरह से अरविंद केजरीवाल को उसमें तैयार किया गया था, टीम केजरीवाल तैयार हुई थी और अन्ना को ला करके उसमें बैठा दिया गया था। वो पूरी हिस्ट्री है, उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। 2014 के लिए भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित कर दिया गया। अब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होने जा रहे थे। उनके पास भारतीय जनता पार्टी से अलग अपने फाइनेंसर मौजूद थे, जिन्होंने उनके लिए पूरी तरह से काम किया। जो फाइनेंसर उनके थे, जो भी ज़रूरतें थी वो पूरी हुई, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। अब संघ के और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक पार्टी है, संघ के कार्यक्रमों का कभी हिसाब किताब नहीं पूछा जाता है। कभी किसी संस्था ने, किसी अदालत ने आरएसएस से उनके बारे में नहीं पूछा है कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, आपके बैंक खाते क्यों नहीं है, आपकी मेंबरशिप का रिकॉर्ड क्यों नहीं है, आपकी ऑडिट क्यों नहीं होते हैं, आपके पास जो लोग दान देने वाले हैं या फाइनेंस करने वाले हैं वो कौन लोग हैं। कभी आरएसएस से इसका हिसाब किताब नहीं पूछा गया है। आरएसएस का जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल जैसे अंडरवर्ल्ड के लोग काम करते हैं, गोपनीय तरीके से चीज़ों को पर्दे के पीछे से छिपा करके काम करने का तरीका है। और इसमें उनको सरकारों की तरफ से और दूसरी तरफ न्यायालय की तरफ से भी, चूँकि ये न्यायालय स्वायत्ता है, संज्ञान भी ले सकते थे, उनको बुला करके पूछा जा सकता था। 100 साल आरएसएस को बने हुए होने जा रहे हैं, लेकिन इस तरह का सवाल कभी नहीं हुआ है। 80 साल भारत को आज़ाद हो गए होने जा रहे हैं, उसमें कभी अदालत ने, किसी संस्था ने, भारत की ने, किसी सरकार ने संघ से सवाल नहीं पूछे कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है, आपकी मेंबरशिप का रिकॉर्ड क्यों नहीं है, आपके पास जो पैसे आते हैं कहाँ से आते हैं, कभी नहीं पूछा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक संगठन है, उसके पास अपना दिखाने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं। चुनाव हुए और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को भारी बहुमत से विजय मिली और नरेंद्र मोदी मई के महीने में भारत के प्रधानमंत्री की शपथ वो ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा मानना ये है कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कोई काम नहीं किए थे। वहाँ पर उनकी जो सत्ता चली वो प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे चली थी, और जो एक रहस्यमय, जिसको थिएटर कहते हैं दूसरी भाषा में, वो जो खड़ा कर लिया गया था, जिस तरह से वेलकम फिल्म में देखा होगा कि इनकी टांग तोड़ दी थी, इनका पैर तो हाथ तोड़ दिया था, वो जो एक इस तरह का माहौल बना करके रखा जाता है, तो वो बना हुआ था। उसके दम पर उनकी सरकार वहाँ चली और उसी का प्रचार किया गया कि गुजरात का विकास जो मॉडल है वो बहुत शानदार है। और वो विकास का मॉडल 2014 के चुनाव में खूब चला था। 2 करोड़ नौकरियां देने का बात की गई थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी, बहुत सारी बातें उस वक्त की गई थी। और ये न होने वाली बातें थी जो की गई थी, वो बहुत साफ साफ नज़र आता था, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए वो ब्लॉग लिखा था कि नरेंद्र मोदी भारत के सबसे असफल, नाकाम प्रधानमंत्री होंगे, सबसे बदनाम प्रधानमंत्री होंगे। अब 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल नहीं है। इसी तरह से 2019 में भी उनके पक्ष में माहौल नहीं था, लेकिन अचानक से 24 फरवरी को, शायद 24 फरवरी की तारीख थी 2019 में, और उस वक्त पुलवामा हो जाता है। और पुलवामा में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस पर एक वो भी एक अलग हिस्ट्री है। बहुत सारी चीज़ें सतपाल मलिक साहब दबे शब्दों में, दबे अल्फाजों में उसका खुलासा कर चुके हैं। अब 2024 में चुनाव होने, पहली बात तो ये चुनाव होंगे 2024 के लोकसभा के या नहीं होंगे, अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत मुमकिन है ये चुनाव शायद ना भी हो।
इस बारे में हम अपनी पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। पूरी रिपोर्ट हमारी 30 जंग में मौजूद है, वीडियो रिपोर्ट, वो आप देख सकते हैं। फिर भी 2024 के चुनावों को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी अपने अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी एनडीए को पुनः जीवित किया जा रहा है, वहीं विपक्ष की तरफ से वो भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं और वो भी अपना गठबंधन तैयार कर चुके हैं। बेंगलुरु में दूसरी एक महागठबंधन की मीटिंग थी और ये विपक्षी जो दल हैं भारत के, उनकी एक मीटिंग थी बेंगलुरु में, जहाँ पर इंडिया नाम से एक पॉलिटिकल गठबंधन बनकर के तैयार हुआ है। ये इंडिया नाम ममता बनर्जी का सुझाया हुआ बताते हैं और इसका जो फुल फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो जो शब्द इसमें इस्तेमाल किए गए, इंडियन भारतीय, नेशनल राष्ट्रीय, डेवलपमेंटल विकास, इंक्लूसिव सबको शामिल करके अलायंस गठबंधन। इंक्लूसिव ये वही है जो भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी ने कही थी। इंक्लूसिवनेस, सबको शामिल करके, सब एक साथ। अब ये गठबंधन बन चुका है और इसमें 26 पार्टियां भारत से की शामिल हुई हैं, जिसमें कांग्रेस शामिल है, बिहार से आरजेडी शामिल है, जेडीयू शामिल है, टीएमसी शामिल है और शिवसेना उद्धव ठाकरे का ग्रुप शामिल है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी शामिल है और डीएमके शामिल है। कुल मिलाकर के इस तरह से ये 26 पार्टियों का गठबंधन हुआ है और इसकी बड़ी शानदार तस्वीरें और वीडियो कल हासिल होते रहे। इसको लेकर के जो इंडिया नाम रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी में ज़बरदस्त बौखलाहट है, क्योंकि अब तक वो विरोध करते थे राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी ने तो अपने आप को रेस में अलग कर लिया है। वो कहीं भी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, कांग्रेस में किसी पद की रेस में नहीं है, वो अपना काम जिस तरह से करना है वो कर रहे हैं। और राहुल गांधी का जो इमेज है इस वक्त वो बहुत बड़ी बन चुकी है। इसको भी हम बहुत बार बता चुके हैं कि राहुल गांधी का जो इस वक्त इमेज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ी बन चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास 9 साल में बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्होंने भारत में क्या किया है। 9 साल उनकी सरकार अब तक हो चुकी, 10वां साल ये चल रहा है, तो इन 9-9.5 साल में उनके पास कोई एक भी काम भी ऐसा नहीं है जो जनता को बता करके, जनता के बीच जा करके वोट मांग सकें। राहुल गांधी के पास देश में बीजेपी की नाकामियां बताने के लिए बहुत कुछ है, विपक्ष के पास बीजेपी की नाकामियां बताने के लिए बहुत कुछ है। अब ये जो इंडिया नाम रखा गया है विपक्षी गठबंधन का, उसको लेकर के बीजेपी में बौखलाहट है, आरएसएस में बौखलाहट है और वो इसका कैसे विरोध करेंगे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। चूँकि नाम इंडिया है, इंडिया मीन्स भारत, अब भारत का विरोध करने के लिए तो किसी तरह की कोई गुंजाइश बची नहीं है। वहीं पर एनडीए ने भी अपनी एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने अपना गठबंधन एनडीए को नए फॉर्म में, नई शक्ल में लेकर के आए। बहुत सारी पार्टियां उनसे दूर जा चुकी हैं, उसमें पंजाब से अकाली दल है, शिवसेना है, जो जेडीयू बिहार में उनके गठबंधन में शामिल थी पहले नीतीश कुमार की, वो अब उनसे अलग है। तो अगर हम देखें तो राज्यों के स्तर पर तो इस वक्त सत्ता पक्ष पे विपक्ष भारी है। कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है बिहार में भी है, वहाँ उनकी सरकार चल रही है। डीएमके के साथ उनका गठबंधन है, वहाँ उनकी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी जो गठबंधन है उसकी सरकार नहीं रही है, लेकिन वहाँ पर ये गठबंधन जो उद्धव ठाकरे और शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी का है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है बीजेपी के गठबंधन से। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का जो गठबंधन किया गया है उनको सत्ता में लाने के लिए, तो इसमें 38 दलों को शामिल किया गया है। अशोका होटल में ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और प्रधानमंत्री इसमें मौजूद थे खुद, और पूरी एक लिस्ट है 38 पार्टियों की जो इसमें शामिल हुई हैं।
भारतीय जनता पार्टी के अलावा इसमें कुछ जो पार्टियाँ हैं, चंद पार्टियों के हम नाम बताते हैं। शिवसेना का शिंदे ग्रुप है, एनसीपी का अजीत पवार ग्रुप है, लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, वो 2 धड़े हो गई थी। उसमें दोनों धड़े उनके भाई पशुपति कुमार पारस का गुट और उनके बेटे का भी ग्रुप उसमें शामिल है। AIDMK ये शामिल है, अपना दल सोनीलाल पटेल शामिल है, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, इंडियन इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नागा पीपल्स फ्रंट नागालैंड, रिपब्लिकन्स पार्टी ऑफ इंडिया ये अठावले, असम गण परिषद, और इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। कुल मिलाकर के 38 पार्टियां हैं। ऐसी पार्टियां भी शामिल की गई हैं जिनका अभी तक इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। उन पार्टियों को भी अब ये इतना हड़बड़ाहट, इतनी छटपटाहट जो बीजेपी में दिखाई दे रही है, जो नॉन रजिस्टर्ड पार्टियां उनको भी NDA में शामिल कर लिया है। जिन्होंने कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जिन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है, उनका कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई सभासद, प्रधान कुछ भी नहीं है। इस तरह की पार्टियां तो आने वाले वक्त में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कुछ NGO वगैरह को भी NDA में शामिल कर ले, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो NGO वगैरह को भी बाहर से ये शामिल करने का हो सकता है कार्यक्रम कुछ बना लें, क्योंकि अभी जो हड़बड़ाहट है और जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था उसमें उनका जो एग्रेशन था, गुस्सा था, वो नज़र आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी भाषण दिया, अरविंद केजरीवाल ने भी बोला, और अखिलेश यादव ने ये बात की, नीतीश कुमार ने ये बात की, ममता बनर्जी ने बात की। जो इंडियन उनका अपना गठबंधन बना था, उसमें एक भी लीडर ने किसी भी तरह से कोई भी नाराज़गी, कोई गुस्सा, किसी तरह का कोई नफ़रत वाली बात नहीं कही। तो लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में जो उन्होंने दिया था उसमें एग्रेशन था, काफ़ी गुस्सा था, विपक्षी पार्टियों पर उनका ज़ोरदार हमले थे, और वो वहाँ भी करप्ट बताने के लिए कोशिश कर रहे थे। जबकि जितने करप्ट हैं, चाहे वो NCP के जिन लोगों के ऊपर वो 70,000 करोड़ के आरोप लगाते थे, वो सब अब BJP के साथ हैं। और भी जो दल हैं उनके भी जो करप्ट लीडर्स हैं वो उनके साथ हैं। बंगाल में जहाँ TMC की सरकार चल रही है, वहाँ पर TMC से BJP में शामिल हुए जिन पर करप्शन के आरोप हैं, वो BJP के साथ हैं। तो अब मोदी साहब का जो करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई की बात है, वो तो बिल्कुल खोखले दावे हैं, उसमें कहीं किसी तरह का कोई दमखम नहीं है। ऐसे में 2024 में अगर चुनाव होंगे और जो गठबंधन बने, इंडिया बनाम NDA, तो इंडियन के सामने NDA कितना टिक पाएगा, कितना खड़ा हो पाएगा, इसको तो वक्त बताएगा। लेकिन फिर भी जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा जो समीकरण बने हुए हैं, उसमें इंडियन जो है वो NDA पर बहुत भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इंडियन में शामिल है, RLD शामिल है, जैन चौधरी, और अब छोटे छोटे और कई पार्टियां शामिल हैं। यहाँ पर सीटों को लेकर के किसी तरह के झगड़े जो विपक्षी पार्टियों के गठबंधन है उसमें नहीं होंगे। जबकि बिहार में जिस तरह से NDA में संगठन में शामिल किए गए हैं जो दल बिहार के, वहाँ पर 5 दल हैं। अब किस किस को पार्टी कितनी सीटें देंगे। इसी तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी है, अजीत पवार गुट है, शिंदे गुट है, 48 सीटों में से किसको कितनी सीटें देंगे। अब NCP तो बताएगी कि हम सबसे ताकतवर हैं अजीत पवार गुट, तो वो ज़्यादा सीटें मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबको कम सीटें देने की कोशिश करेगी। शिंदे गुट पहले से ही हाशिए पर वहाँ पर किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है उसमें यह भी हो सकता है कि किसी भी दिन अघाड़ी की सरकार जो है वो बन जाए, क्योंकि शिंदे ग्रुप के ऊपर तलवार लटकी हुई है चुनाव आयोग की और सुप्रीम कोर्ट की। जिस दिन भी उनके 16 सदस्य उस घोषित होते हैं कि ये इनकी मेंबरशिप जाएगी, तो उस वक्त अब सरकार के लिए तो कोई क्राइसिस नहीं होने जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ होगी।
तो शिंदे ग्रुप बहुत मुमकिन है रिवर्स गियर डाल करके जैसे थे की स्थिति में शिवसेना के साथ आ जाए। तो शिवसेना, कांग्रेस और अजीत पवार गुट मिल करके महाराष्ट्र में दोबारा से सरकार बना सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार का सरकार में शामिल होना ये कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। तो बिल्कुल हम इस पर भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि वो बहुत तैयारी के साथ, बहुत रणनीति के साथ उनको बीजेपी की सरकार में, महाराष्ट्र की सरकार में शामिल कराया गया है। और ये चीज़ें आगे चलकर साबित भी हो जाएंगी। बीजेपी की सरकार वहाँ पर गिरने की उम्मीदें थी लेकिन अब नहीं रही। अब ऐसी सूरत में जब शिंदे ग्रुप को वहाँ से किक आउट किया जाएगा तो अजीत पवार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर ना नुकुर करेगी तो फिर अघाड़ी का गठबंधन वहाँ सरकार बना लेगा। अजीत पवार बीजेपी से भी अलग हो जाएंगे। उधर शिंदे ग्रुप उनके साथ में शामिल हो ही जाएगा सरकार में। तो जो सिचुएशन है वो चीज़ें बदल रही हैं। 2024 का चुनाव अब असली मुद्दों पर होगा, विकास के मुद्दे पर होगा, रोजगार के मुद्दे पर होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, और महंगाई के मुद्दे पर होगा, नफ़रत के ख़िलाफ़ होगा, मोहब्बत की दुकान खोलने के ऊपर होगा। तो अब यहाँ पर बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो जनता में जाएं और बताएं कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे। अब तो न तो वो 2 करोड़ नौकरियों का कह सकते हैं, न 500 स्मार्ट सिटी बसाएंगे। फिर वो 200 हुए थे, फिर 100 हुए थे, फिर 0 हो गए, फिर जो है उसी में से सिलेक्ट किए गए। फिर आज तक उसमें से भी कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनाए। दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली में पानी भरा हुआ है चारों तरफ। पूरा हरियाणा पानी भरा हुआ है। एक हल्की बारिशें होती है, बाढ़ आ जाती है, हालात में पता चल जाता है कितने स्मार्ट सिटी बन चुके हैं। कोई भी शहर उठा करके देख लें, इस वक्त पानी है। तो जो विकास था, जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, वो सब नाकाम हो चुके हैं। अब बहुत सारी उम्मीदें, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर कर लिया है और ये कोई इशू है नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में एक जो खबर है, बड़ी खबर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं। वही नीतीश कुमार जो प्रोमिनेंट लीडर हैं महागठबंधन के, इंडियन के, वो भी उत्तर प्रदेश से फूलपुर से उनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, इलाहाबाद की फूलपुर सीट से। ऐसे में अगर ये दो दिग्गज उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो सारे समीकरण उत्तर प्रदेश के बदल जाएंगे। यहाँ पर जो सीटें 80 सीटें हैं, इसमें बीजेपी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। बिहार में बहुत नुकसान होगा। अब कांग्रेस के ऊपर है कि वो 5-6 राज्यों में जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे हैं, उसमें वो इन चुनावों में अच्छा परफॉर्म करे और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अपनी सरकार बनाए। क्योंकि आगे के जो भी इक्वेशंस बनेंगी वो इन चुनावों पर भी डिपेंड करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना इन राज्यों में जीत हासिल कर लेती है, इनमें से 3 राज्यों में भी जीत हासिल कर लेती है, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो जाएगी और फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेशनल पॉलिटिक्स में होगा। तो फिलहाल की जो अहम खबरें हैं वो यह रिपोर्ट है, गठबंधन जो राजनीति है उसके ऊपर, वो हमने आपके सामने एक झलक पेश की है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीचिंग न्यूज़। शुक्रिया आप सभी का। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे
जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? We love our motherland. We are the patriotic people of this country. We are for youth, we are for students, we are for farmers, we are for Kishans, we are for Dalits, we are for good economy, we are for the country, we are for the world. So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program. आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा, ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और मैं साथियों, हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है।